स्वप्न या सत्य। ओशो कहते हैं, ध्यान के अंतर यात्रा पर जो भी चल पड़ता है वह अक्सर अध्यात्म जगत के विज्ञान से बेहद आकर्षित हो जाता है। इससे पहले कि उसके पैर पार्थिव शरीर की भूमि में दृढ़ता से जम जाएं, वह तीसरे, चौथे, पांचवें सूक्ष्म शरीरों की खोजबीन करने लगता है। सुदूर आकाश के ये रहस्यपूर्ण टिमटिमाते सितारे उसे बुलाने लगते हैं। इन सितारों में सर्वाधिक आकर्षक सितारा अगर कोई मालूम होता है तो वह है तीसरी आंख का। ना जाने तीसरी आंख में वह कौन सी कशिश है जो साधकों को बेहद लुभाती रहती है। उसकी अनुभूति तो बहुत कम लोगों को हुई होगी। अधिकांश लोग उसकी रोमानी कल्पनाओं से अपने सपने सजा लेते हैं। दो आँखों से अभी ठीक से दुनिया देखी नहीं और तीसरी आँख को खोलने का महाकठिन प्रयत्न करने लगते हैं। लगभग 20-25 साल पहले तिब्बत के एक लामा लोब सैंग रामपा की 1 दर्जन किताबें एक साथ प्रकाशित हुई थीं। वे सारी किताबें विश्व में बेहद लोकप्रिय हुई थीं। फिल्मी पत्रिकाओं की तरह वे बाजार में बिक रही थीं। क्या था उन किताबों में? तीसरी आँख की आंखों देखी कहानियाँ, सूक्ष्म शरीर के ऑपरेशन, सूक्ष्म शरीर की अवकाश यात्राएं, अतीन्द्रिय शक्तियों का लोक, इस प्रकार की गुप्त बातों की जानकारी। उनकी लोकप्रियता देखकर ओशो ने किसी सन्यासी से कहा था कि इन किताबों को उपन्यास की भांति पढ़ना। वाकई जासूसी उपन्यासों का सा सम्मोहन था इन किताबों में। ओशो का यह दोहरा काम ध्यान देने जैसा है। एक तरफ वे कुंडलिनी चक्र और इंद्रियातीत शक्तियों के रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं और दूसरी ओर शिष्यों को इससे सावधान रहने की चेतावनी भी दे रहे हैं। यदि आम शिष्य के लिए यह जानकारी मात्र दंत कथा थी तो वे क्यों इन पर पर्दा पड़ा हुआ पर्दा उठा रहे थे, क्योंकि इनका विज्ञान तो 100% सही है। वे उच्चतर विज्ञान कहा जा सकता है। लेकिन जब तक मनुष्य ध्यान में पकता नहीं, उसकी वासना और की दौड़ शांत नहीं होती, तब तक शक्ति के प्रयोग उसके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। तीसरी आँख खुलती ही तब है जब समूचा द्वंद्व विलीन हो जाता है। मन की खड़खड़ करने वाले सारे न्यूरोसिस विदा होते हैं। अवचेतन में तभी बड़ी भावों की जहरीली नागिनें निष्प्रभ निर्विष हो जाती हैं। तब उस स्वच्छ निर्मल मनोभूमि में ऊर्जा केंद्रित होने लगती है और इस केंद्रित अखंडित ऊर्जा को गति करने के लिए एक ही बिंदु बचता है, तीसरी आँख। ठीक ऐसे ही जैसे अग्नि की ज्वाला ऊपर की ओर बहने लगती है। अभी तो हमारा यह हाल है कि हमारी लौ कंपती ही रहती है। कोई हल्की सी अफवाहों का झोंका कहीं से आया हुआ अनर्गल पत्र की हमारा संदेह वन उठा लेता है। डगमगा जाती है सारी श्रद्धा।
कंप गई लौ, जरूर कोई बात है, कुछ गलत हो रहा है। भड़काओ औरों को, लगा दो आग। नहीं, ऐसा कंपित मन निष्कंप बिंदु पर नहीं पहुंच सकता। और तीसरी आंख, वह तो अपनी जगह है, गौरी शंकर की भांति अडिग, अचल, अजेय। लेकिन हमारी ऊंचाई क्या है? एक टीले के बराबर। कुछ फासले हैं हमारे और उनके बीच। पहला, हम सदा झुंड में जीते हैं, अकेले होने का साहस नहीं रखते। भीड़ में रहने की इतनी गहरी आदत है कि ध्यान के लिए जाएं तो भी भीड़ को साथ लेकर जाते हैं। लेकिन भीतर कौन किसका साथ निभा सकता है? अकेले को पाना है तो अकेला ही होना पड़ेगा। दूसरा, हम खंडित हैं, ना जाने कितने टुकड़ों में बटे हुए हैं। इन टुकड़ों को समेटना होगा, संगठित करना होगा, एक सूत्र में पिरोना होगा। ध्यानी को अपने भीतर एक रीढ़ पैदा करनी होती है। जिसकी रीढ़ ही नहीं है वह क्या ध्यान करेगा? और तीसरा, देखने की कला विकसित करनी होगी। केंद्र को तीसरी आंख कहते हैं। तीसरा कान या तीसरी नाक नहीं कहते। यह बहुत अर्थगर्भित है। दो भवों के बीच विराजमान यह केंद्र देखने की अपूर्व क्षमता रखता है। यह देखना विशुद्ध, पारदर्शी, सुने मन का देखना है। यह शक्ति का जागरण नहीं है, शांति की स्फुरना है। मन इतना शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है कि देखने की इच्छा भी शेष रहती। दर्पण कब किसे देखना चाहता है? अब दर्पण में सब कुछ दिख जाता है, तो इसके लिए वह क्या करे? यदि सचमुच किसी को तीसरी आँख को खोलना है तो पूरा ध्यान दो, आँखों पर केंद्रित करें, देखें मन के पूरे संसार को। दुई की तलवार से विच्छिन्न लहूलुहान व्यक्तित्व का इलाज करें, उसे स्वास्थ्य प्रदान करें। भय, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार की क्षुद्र सीमाओं में कैद चेतनाओं को आजाद करें। इन छोटे छोटे दायरों में बंधी ऊर्जा जब मुक्त हो जाती है तो ऊर्जा का विशाल दीप स्तंभ उपलब्ध हो जाता है। और फिर तीसरी आँख खोलनी नहीं पड़ती, खुल जाती है। तीसरी आँख एक वैज्ञानिक तथ्य है। हो सकता है अभी इसका पूरा राज विज्ञान की पकड़ में ना आया हो, लेकिन इससे उसके यथार्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य वैज्ञानिक खोजों पर निर्भर नहीं है। ओशो ने पश्चिम के कतिपय वैज्ञानिकों के उदाहरण देकर तीसरी आँख को सिद्ध किया है। प्राचीन योगी कहानियों और प्रतीकों के माध्यम से गहन अनुभवों को प्रकट करते थे, और आज हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा इन अनुभवों की व्याख्यायित कर सकते हैं। पहले कुंडलिनों के लिए सांप का प्रतीक था, अब उसे विद्युत शक्ति की उपमा दी जाती है, जो कि अधिक यथार्थ है। शरीर के भीतर विद्युत तो दौड़ सकती है, सांप नहीं। अब हम बच्चों के कल्पना लोक से बाहर आ रहे हैं। विज्ञान के साथ मनुष्य का चित्त प्रौढ़ हो गया है। अब अंतर जगत के रहस्य को समझने के लिए
उसे किस्से कहानियों की ज़रूरत नहीं है। अगर हम तीसरी आँख को पाइनियल ग्रंथि कहें तो उसे समझने का आयाम तत्क्षण बदल जाता है। यह ग्रंथि प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है, इसलिए प्रकाश को देखती है और दिखाती है। विज्ञान ने परमात्मा को पूरी तरह से इनकार किया और पदार्थ की खोज में डूब गया। और अब पदार्थ को खोजते खोजते वैज्ञानिक पुनः परमात्मा से टकरा गया है, क्योंकि पदार्थ को तोड़ते जाओ तो अंत में वह बचता ही नहीं, ऊर्जा बन जाता है और वैज्ञानिक भौचक्का होकर अस्तित्व के अज्ञेय सागर के किनारे खड़ा रह जाता है। न्यूटन, आइंस्टाइन, ओपेनहेमर जितने भी बड़े वैज्ञानिक थे, सब अंततः रहस्यवादी बन गए। हो सकता है एक ना एक दिन विज्ञान तीसरी आंख का रहस्य भी खोल लेगा। अच्छा ही होगा। सभी ध्यानी और खोजी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए तत्पर हों। वैज्ञानिक अनुसंधान का अर्थ है कल्पना की उड़ानें न भरकर यथार्थ के धरातल पर उतर आएं। हमारे भीतर बैठे हुए असत्य का साक्षात करें। सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। हे गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल पे नए हैं तो